हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज चैनल जुडिशरी 009। आज अपने डाइंग डिक्लेरेशन करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 में प्रोवाइडेड है। डाइंग डिक्लेरेशन का अगर मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब निकलता है लटेरम मॉर्टम। लटेरम मॉर्टम का मतलब होता है वर्ड सेड बिफोर डेथ, डेथ से पहले जो वर्ड बोले जाते हैं। और इसको अपने लीगल लैंग्वेज में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं कि ये ऐसा डिक्लेरेशन जो आपकी मृत्यु के बारे में बताता है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट द कॉज ऑफ योर डेथ। पर्सन इज टेलिंग अबाउट द कॉज ऑफ हिज ओन डेथ। अगर किसी और की डेथ के बारे में बता रहा है तो रेलिवेंट नहीं है वो सेक्शन 32 में, वो एडमिसिबल नहीं होगा। अदरवाइज़ वो एडमिसिबल कहीं और किसी सेक्शन में रेलिवेंट हो तो बात अलग है, लेकिन सेक्शन 32 में रेलिवेंट नहीं होगा वो। अगर कॉज ऑफ डेथ आपका नहीं है और आपने डिक्लेरेशन दिया है किसी और की डेथ का, तो वो रेलिवेंट नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। आपकी अपनी डेथ का ही होना चाहिए, तो वो पहले ऐसे। और कब ये दिया जाता है? ये दिया जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ या नॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ये दोनों सर्कमस्टांसेस में रेलिवेंट रहता है। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है कि बंदा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करे कि मैं मरने वाला हूँ, या वो ये भी एक्सपेक्ट हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि वो ना मरे। अगर वो नहीं मरता है तो सेक्शन 21 में वो एज अ एडमिशन, जो सेक्शन 21(1) क्लॉज 1 है, उसमें एडमिशन के एज अ स्टेटमेंट को एज अ एडमिशन मान सकते हैं। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिसिबल होगा जब वो आपके कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड होगा और वो उस पर्सन जो कॉज ऑफ डेथ जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसकी डेथ हो जाएगी। अदरवाइज़ वो एडमिसिबल नहीं होगा सेक्शन 32 में। और इसको हम एडमिसिबल क्यों मानते हैं, क्यों डाइंग डिक्लेरेशन को मानते हैं हम एविडेंस एक्ट में? क्योंकि देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी ये कहता है कि द कॉज ऑफ डेथ किसी बंदे का वो खुद ही जानता है, कोई और नहीं जानता है। क्योंकि उस टाइम कोई और आई विटनेस नहीं था या कुछ और ऐसे विटनेस नहीं थे प्रेजेंट। तो वो अगर खुद ही ये उसने बताया है तो उसको हमने मानना पड़ेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ये कहती है। और मोर ओवर उसको अपने कोर्ट में तो ले आ नहीं सकते, तो कौन उस चीज़ को प्रूव करेगा? उसके कॉज ऑफ डेथ अगर क्वेश्चन है कोर्ट के पास तो ये खुद ही प्रूव करेगा। अब अगर 32 की वर्डिंग देखोगे तो स्टेटमेंट, तो मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट रिटन में भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, और बाय जेस्चर्स भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। क्योंकि ये एडमिशन से ही अपने इसकी निकलेंगे कि स्टेटमेंट बाय वे ऑफ ऑरल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वहाँ से जो वही चीज़ यहाँ से निकलेंगे। रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय द पर्सन, कौन देता है? जो हु इज़ डेड, जो मर चुका है। अब देखिए, रूल ऑफ एविडेंस ये कहता है कि जो पर्सन जिसने अपनी सेंसेस से वो कुछ चीज़ें परसीव्ड की हैं, जिसने सुनी हैं, जिसने देखी हैं, वो ही एविडेंस दे सकता है। लेकिन यहाँ पे बंदा कौन उस चीज़ को प्रूव करने के लिए आएगा? थर्ड पर्सन, जिसने ना तो देखा है ना उसके सामने हुआ सारी चीज़ें, लेकिन वो डाइंग डिक्लेरेशन किसी और ने दिया है। मान लीजिए ए ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है कि मेरी मौत का कारण, मुझे किसने मारा? मुझे बी ने मारा है। और इस डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद वो ए मर गया। अब इस डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव कौन करने आ रहा है? एक मिस्टर जेड। अब मिस्टर जेड ने परसीव तो किया नहीं है, परसीव इन द सेंस कि ना तो उसने खुद सुना है ना खुद देखा है उसका डेथ होते हुए, लेकिन वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है उसको प्रूव करने के लिए। तो अब उसको किस तरह से अपने देखेंगे? अब वो एक थर्ड पर्सन है तो उसको एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हियर से एविडेंस। तो रियल एक्चुअली में वो जो एविडेंस लेके आ रहा है वो हियर से एविडेंस है, वो कहीं से सुनी सुनाई बात कह के आ रहा है। और हियर से हम एडमिसिबल नहीं मानते, उसको नहीं मानते एविडेंस एक्ट में। लेकिन ये इट्स अ रूल अगेंस्ट हियर से एविडेंस है।
हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि अपने पास रूल ऑफ नेसेसिटी है। नेसेसिटी ये कहता है कि जिस बंदे की डेथ हो चुकी है और उसने अपने कॉज ऑफ डेथ बता दिया है, उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए अगर कोई बंदा आ रहा है, या उस ऑरल टेस्टिमनी को प्रूव करने के लिए जिसके सामने उसने ऑरल टेस्टिमनी दी है, एक्चुअल में उसने टेस्टिमनी इस चीज़ की दी है कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है किसी दूसरे के सामने, लेकिन जिसके सामने दिए उसने उसकी मौत होते हुए नहीं देखा और ना ही उसकी मौत होते हुए सुना है। सिर्फ उसने उस सर्कमस्टेंसी को कोर्ट के सामने बताना जो एक्चुअल में उसने, जो मरते हुए आदमी ने उसके सामने बोले थे। तो ये हियर से एविडेंस है, लेकिन ये इट्स अ रूल ऑफ, जो एक्सेप्शनल केस में इसको भी हमने एडमिसिबल मानते हैं सेक्शन 32 में। अब देखिए इट्स अ रूल ऑफ, अगर इसको सेक्शन 6 को एग्जामिन करें, वो कहता है रेस्ट जेस्टे, सेम ट्रांजैक्शन का प्रिंसिपल। अब ये भी अगर मान लो यहाँ पे एक बंदे की डेथ हुई है, सॉरी उसके साथ ऐसा किसी वेपन के साथ उसको हिट किया गया है और वो भागता भागता एक जगह पे आ गया, और एक एक बंदा उधर से आ रहा था, उसके सामने उसकी डेथ हुई है। सामने डेथ हुई है मतलब मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को मिस्टर जेड ने मारा है, जेड ने चाकू मारा या गोली मारी है, कुछ भी है, मिस्टर जब जेड ने मार के वहाँ से भाग गया। अब मिस्टर एक्स है जिसको गोली लगी है या चाकू लगा है, वो करता कराता 1 किलोमीटर तक आ गया, वहाँ पे मिस्टर सी फिरते थे। मिस्टर सी ने उनको देखा कि भाई क्या हो गया, उसके सामने उसने एक स्टेटमेंट दे दी, भाई मुझे मारा है मिस्टर जेड ने। तो यहाँ पे ये डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करने के लिए मिस्टर जो है जिसके सामने ये मिस्टर सी के सामने जो स्टेटमेंट दी है, ये कोर्ट में आके प्रूव कर सकता है। तो इस तरह से चीज़ें देखनी है। अब देखिए एक तो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 32 में बताता है हु इज़ डेड और हु कैनॉट बी फाउंड, और तीसरा बात है हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। अब देखिए कैनॉट बी फाउंड, फाउंड का मतलब अगर एविडेंस एक्ट देखोगे 108, वो ये कहता है कि अगर बंदा 7 साल तक गैब हो जाता है तो आप उसकी डेथ की कोर्ट से डिक्लेरेशन ले सकते हो कि बंदे की डेथ होगी 7 साल अगर गैब हो जाता है तो ये अगर हु कैनॉट बी फाउंड, ये वाले सर्कमस्टेंसेस बताता है। अब वो हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। अब देखिए 118 एविडेंस एक्ट देखोगे तो वहाँ पे जो भी विटनेस कोर्ट के सामने आते हैं उनको टेस्टिफाई करता है कोर्ट कि वाकई दे आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिर उससे उसकी एविडेंस लिया जाता है। अगर वो चाइल्ड है, अगर वो टेंडर एज का है, जहाँ कोई बूढ़ा आदमी है, लेकिन यहाँ पे दिया इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, मतलब जो एविडेंस दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले या तो अगर देखिए तो 118 वाले जो सारे सर्कमस्टेंसेस हैं यहाँ लगते हैं कि पहले जो उसने स्टेटमेंट जो दी थी कहीं पे, वो एज इट इज़ संभल के रखो, वो एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, लेकिन अब वो पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो इनकेपेबल हो गया। जैसे डॉक्टर्स हैं, मान लो डॉक्टर है कोई, ये 32 डाइंग डिक्लेरेशन से अलग की बात मैं बता रहा हूँ। मान लो कोई डॉक्टर है, उसने एक डिलीवरी की, डिलीवरी करने के बाद एक कागज़ बताया डेट ऑफ बर्थ का कि बच्चे का जन्म इतने बजे हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर साल 2 साल बाद पागल हो गया, मान लो इडियट हो गया या लिनोटिक हो गया या मतलब जो है अनसाउंड माइंड हो गया। अब वो डॉक्यूमेंट जो उसने बनाया है वो तो आप ला ही सकते हो ना प्रूव करने के लिए डेट ऑफ बर्थ की, उस टाइम पे इस टाइम पे इसकी डिलीवरी हुई थी। अब वो डॉक्टर को नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि वो अनसाउंड माइंड हो गया, इनकेपेबल हो गया, लेकिन उसने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको तो एडमिसिबल मानेंगे अपने सेक्शन 32 के क्लॉज 2 में, जो कहता है इन मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसे ही डाइंग डिक्लेरेशन को भी अगर कोई कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड है तो उसको एडमिसिबल मानते हैं। अब देखिए डाइंग डिक्लेरेशन दो तरीके से, डाइंग डिक्लेरेशन में 2 डिक्लेरेशन की बात हुई है। पहले तो ये सिविल और क्रिमिनल केस दोनों पे लगता है, और इसमें 2 डिक्लेरेशन की बात हुई है। पहली डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू कॉज ऑफ ऑन डेथ, तो ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है और ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बन सकता है, दिक्कत नहीं है।
अगर डिक्लेरेशन, दूसरी डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांस, और दूसरे डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली क्लमिनेटिंग इनटू डेथ ऑफ विक्टिम, जिसमें पकाला नारायण स्वामी वाला केस है। उसमें मैं केस के फैक्ट आपको बताता हूँ। पकाला नारायण स्वामी वाले केस में क्या हुआ था, 1937, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पर 1937। इसमें क्या हुआ था, एक लेडी ने मिस्टर उसका नाम है कुरी नाकुराजू से एक पैसे ले रखे होते हैं 3,000 रुपये ऑन 18% पर एनम, जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3,000 रुपये ले रखे हैं, डिसीज जिसकी डेथ हुई उससे। होता गया कि वो उनमें ट्रांजैक्शन होती है चिट्ठियों की, कि वो लेडी उसको चिट्ठियां लिखती है बंदे को कि हम तुम्हारा पैसा इतनी तारीख को दे देंगे या इस तारीख को नहीं दे पाएंगे। ये 50 लेटर्स मिलती हैं। और होता क्या है, जिस दिन बंदा अपने एक दिन होता क्या है, एक दिन जिसकी डेथ हुई होती है वो उसको एक लेटर मिलती है, डेथ से जस्ट पहले लेटर मिलती है, किसके द्वारा, जिसको उसने पैसे दे रखे होते हैं 3,000 रुपये। वो लेटर में उसको लिखती है कि हमारे घर आइए, हम आपको पैसा सारा वापस करना चाहते हैं ब्याज के समेत। वो लेटर अपनी वाइफ को पढ़ाता है कि मैं वहाँ पे उनके घर जा रहा हूँ, और क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं पैसे उनसे आके ले जाऊँ, तो मैं उनके घर पे जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। और उनको लेटर भी दिखाता है कि ये लेटर आई है, और चला जाता है। और अगले 2 दिन बाद उस बंदे की, जो पैसे लेने जाता है, उसकी लाश मिलती है पुरी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, एक स्टील के जो बॉक्स में। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या जो उसने अपनी वाइफ के साथ अपनी वाइफ को बताया था कि ये लेटर आना और उसका उस पार्टिकुलर बंदे के घर जाना, क्या इसको हमने डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं? क्या हम इस सर्कमस्टांसेस को क्लमिनेट करके क्या हम इसको डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं? तो प्रीवी काउंसिल ने कहा हाँ, इसको डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हो। तो 2 तरह के डिक्लेरेशन की बात की है, एक तो सीधा कॉज ऑफ हिज ऑन डेथ डिक्लेरेशन, दूसरा सर्कमस्टांसेस अक्लमिनेटिंग इनटू अ डेथ। उस सर्कमस्टांसेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी थी बंदे ने, और जिससे उस सर्कमस्टांसेस से क्लमिनेट होके एक कॉज डेथ हुई है। तो उसके बीच में जो गैप है, वो गैप का जो अल्टीमेट अफेक्ट है वो लिवली अफेक्ट है उस स्टेटमेंट का और डेथ का, बीच में कोई चीज़ नहीं है। तो उस तरह से चीज़ें देखनी है। पकाला नारायण स्वामी आप केस पढ़िए, आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। और उसके बाद इसमें इंजरी की बात होती है, पोस्ट इंजरी और प्री इंजरी। अगर तो मान लीजिए जो आपने जो भी डिक्लेरेशन दे रहे हो, उसके बाद अगर आपको इंजरी होती है, जैसे पकाला नारायण स्वामी ने पहले स्टेटमेंट दे दी थी सर्कमस्टांसेस की कि ये मेरे को लेटर आया और ये सारी चीज़ें हुई है, उसके बाद उसकी डेथ होती है। इस केस में वो जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है उस डिक्लेरेशन की, स्टेटमेंट की, वो लेस होती है। ये होती हैं ये होती हैं प्री इंजरी की जो सर्कमस्टांसेस। अब आ जाओ पोस्ट इंजरी वाले सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल बताई थी कि वो बंदा यहाँ पे उसको चोट लगती है और वो 1 किलोमीटर आता, वहाँ पे इंजरी पहले हो गई थी, बाद में वो डिक्लेरेशन देता है, तो इस केस में ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। उसके बाद मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन बंदे ने दिया लेकिन वो इनकम्प्लीट है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमेशा प्रोसिक्यूशन को टाइम दिया जाएगा प्रूव करने के लिए कि जो स्टेटमेंट आधी है वो पूरी स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या थी। अगर कोई ऐसे एविडेंस हैं प्रोसिक्यूशन के पास, तो उसके साथ अगर कॉर्बोरेशन हो रहा है, कॉर्बोरेशन का मतलब होता है एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ रही है, दूसरी से तीसरी जुड़ रही है, तीसरी से चौथी जुड़ रही है, मतलब सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा अगर कॉर्पोरेशन होता है, कॉर्पोरेशन कहाँ है, 157 इंडियन एविडेंस एक्ट,
और अगर डीडी इनकम्प्लीट है तो डीडी इस तरह से अगर उसके सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज प्रूव हो रहे हैं तो कोर्ट उसको मान के कन्विक्शन कर सकता है, दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन 2 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, तो डाइंग डिक्लेरेशन, हर डिक्लेरेशन पढ़ा जाएगा कोर्ट के द्वारा, और वो डिक्लेरेशन का अगर आपस में तालमेल बन रहा है, कॉर्पोरेशन हो रही है, तो कोर्ट उसको मान के आपको कन्विक्शन कर सकता है। अगर उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं तो सीधा आउटराइटली नहीं है कि कोर्ट कहेगा कि हम नहीं मानते डाइंग डिक्लेरेशन, ऐसा नहीं है। कोर्ट ये देखेगा कि उसमें इनकंसिस्टेंसी किस किस पार्ट में कितनी है, और वो प्रोसिक्यूशन को ये उनके ऊपर बर्डन रखेगा कि आप प्रूव करिए कि इनकंसिस्टेंसी है जो वो इतनी बड़ी नहीं है। अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है कि ये इनकंसिस्टेंसी इतनी बड़ी नहीं है, और अदरवाइज भी ये डिक्लेरेशन जो पार्ट आ रहा है आपके सामने उसके साथ बाकी कॉर्पोरेटिंग सर्कमस्टेंसेस स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी कन्विक्शन हो सकती है, दिक्कत नहीं है। तो जो 32(1) में 2 डिक्लेरेशन की बात की है मैंने, वो आपको बता दिया है। तो हमेशा डाइंग डिक्लेरेशन तभी मानेगा कोर्ट जब देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कॉज ऑफ द पर्सनस ओन डेथ, जब ये क्वेश्चन है कोर्ट के पास, क्योंकि 32 का क्लॉज देखोगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन नहीं है कोर्ट के पास तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी। ये 32 में ही है और कहीं नहीं है। तो हमें इसी सेक्शन में देखना है कि क्वेश्चन कोर्ट के पास कॉज ऑफ पर्सनस डेथ था, कि इस बंदे की डेथ किसने की है, तो उस केस में डाइंग डिक्लेरेशन को यूज़ किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। तो सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में किया जाता है। अब देखो डिक्लेरेशन कितने तरह का होता है, ऑरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, और बाय जेस्चर भी हो सकता है। जेस्चर कैसे, साइन से, ऐसे करके हाथों से या इशारों से। जैसे एक केस भी है जिसमें निर्भया केस, तो 2013, उसमें लेडी ने जेस्चर्स करके अपना कुछ चीज़ें डिक्लेरेशन दी थी, जिसको कोर्ट ने माना था, सुप्रीम कोर्ट ने। और मान लो 90% लेडी बर्न हो रखी है, अगर वो जेस्चर से कम्प्लीटली कम्युनिकेट कर सकती है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन आप। ऐसे ही एक केस है ऐसे ही एक केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक अक्यूज्ड पर्सन ने गला काट दिया था, गला थ्रॉट जो है कट कर दिया था, एक छोटी बच्ची का गला काट दिया था। तो वो उस बच्ची ने साइन के साथ सारे सर्कमस्टेंसेस बता दिए थे कि इस बंदे ने, अब्दुल्ला ने मुझे मारा है। तो ऐसे किसी में वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, क्या दिक्कत है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं। मान लीजिए आपने डाइंग डिक्लेरेशन दिया एक सिंगल पर्सन को, वो तो आउटराइटली सिंगल पर्सन आएगा और कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा और दूसरी पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी। अगर उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल फिट आ रही हैं, क्योंकि वो जो अकेले पर्सन को दिया उसने सिर्फ ये बताना है कि इसने मुझे क्या कहा था, अपने तरफ से उसने कुछ चीज़ नहीं देखनी है, और किस लैंग्वेज में उसने कहा था वही लैंग्वेज में बताना है कोर्ट को। अगर मान लो एक डाइंग डिक्लेरेशन 2 बंदों को कहा गया था, और 2 बंदे जो भी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो आपस में उनकी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो कोर्ट उस कॉन्ट्राडिक्शन को ओवरकम करने के लिए प्रोसिक्यूशन को कहेगा कि इस कॉन्ट्राडिक्शन अगर है तो इसको आप प्रूव करिए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आपकी फेवर कर रही है। तो अगर प्रोसिक्यूशन इसे प्रूव कर देता है, इनकॉन्सिस्टेंसी प्रूव कर देता है, तो वो मानी जाएगी डिक्लेरेशन। तो अतबीर सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइंस दी थी इस पर कि डीडी डाइंग डिक्लेरेशन किस तरह से होना चाहिए। तो बेस्ट डाइंग डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए, पहला रिटन फॉर्म में होना चाहिए और इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर ये वीडियोग्राफी आप नहीं कर पाए तो इसकी रिकॉर्डिंग किसके द्वारा होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होना चाहिए, और इसके साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्म होने के बाद इसके ऊपर थंब इम्प्रेशन है, जो बंदा डिजीज़्ड है, जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और डेट टाइम एग्जैक्टली होना चाहिए, और जो बंदा तैयार कर रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए उस बंदे का, और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। जिस लैंग्वेज में बंदा बता रहा है उसी लैंग्वेज में आपने लिखना है।
और डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूर आएगा। डॉक्टर के सर्टिफिकेट में दो चीज़ें आएंगी, एक फिट स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन एंड फिट स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन। फिट स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि ये अंडरस्टैंड कर रहा है बंदा जिसकी डेथ हो रही है, जो अपनी कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता रहा है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है, जिसको क्वेश्चन जो भी कर रहे हो ये उसके आंसर बता रहा है और क्वेश्चन समझ रहा है। और फिट स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन का मतलब ये कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर रहा है, बोल सकता है इशारों से या कुछ भी चीज़ें जिस तरह से वो समझाना चाहता है वो समझा रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मामले में कई बार अगर मान लो ऐसा कुछ इनकन्सिस्टेंसी डाइंग डिक्लेरेशन में है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन ये कह रही है कि मिस्टर एक्स ने मारा है, लेकिन अदर एविडेंस ये बता रहे हैं मिस्टर वाई ने बताया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कोर्ट आउटराइटली डिक्लेरेशन को हटाएगा नहीं है, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस। तो इसको देखने के लिए कोर्ट 165 की पावर यूज़ करेगा, उसमें चीज़ें देखेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा विटनेस आ सकता है जो कोर्ट की हेल्प कर सकता है, तो कोर्ट एज अ कोर्ट विटनेस उसको बुला के एग्जामिन कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि वेदर ये डाइंग डिक्लेरेशन सही है या नहीं है। और बाकी सरकमस्टांसेस अगर अदरवाइज अगर उसमें अक्यूज़ की 313 होगी जब, और 313 में वो उस सरकमस्टांसेस के आंसर जो है अक्यूज़ 313 मतलब जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होते हैं उसके बाद वो 313 CRPC में अक्यूज़ को वो पढ़े जाते हैं कि ये एविडेंस आपके अगेंस्ट है, आपका क्या कहना है। अगर उसमें वो उसके जवाब अक्यूज़ के इस तरह से है जो कोर्ट को लगता है यार सही नहीं है, तो उनको भी कंसीडर करके, सारी चीज़ों को कंसीडर करके डिसीजन दे सकते हैं कोर्ट। तो सारी चीज़ें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, उस तरह से आपने देखना है। और केस जो है, एक केस इम्पोर्टेंट है PV राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, जिसमें ये कहा गया था कि DD एडमिट किया जाता है इन प्रूफ इज इंडिकेटेड इन लैटिन मैक्सिम। एक लैटिन मैक्सिम के ऊपर निर्भर है, वो क्या है? नेमो मोर्टस प्रो समटर मेंट्री। तो इसका मतलब है ए मैन विल नॉट मीट हिज मेक्स विद लाई इन हिज माउथ। तो आपने ये मैक्सिम देख लेनी है, ये PT में अक्सर पूछी जाती है। तो डाइंग डिक्लेरेशन में इतना ही है। और क्योंकि ये यहाँ पे दिखा हुआ है हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विद एन अमाउंट ऑफ डिले। अब देखिए डाइंग डिक्लेरेशन, डज डाइंग डिक्लेरेशन गिव इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर? बिल्कुल दिया जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन किसी के पास भी दिया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर, फ्रेंड, सेम एविडेंशरी वैल्यू। देखिए एविडेंशरी वैल्यू में फ़र्क नहीं है, लेकिन आप देखिए, अब आपने पुलिस ऑफिसर को वो सरकमस्टांसेस क्या रहेंगे जब बंदा थाने में भाग के गया जहाँ तो उसने FIR दर्ज कराई, और उस FIR को हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं। ये किसको दिया ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो अब बंदा आ रहा है अगर ऑरली उसके सामने दिया है तो उसको एग्जामिनेशन कैसे करना है, इट्स अ क्वेश्चन। उसका एग्जामिनेशन जब कोर्ट करेगा तो कोर्ट सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा। पहला कि जो ऑरल हुआ है उस ऑरल में जो चीज़ें कही बोली गई हैं, इसके अलावा कॉर्बोरेटिंग एविडेंस और क्या है। इवन दो इट्स अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, बट डिपेंड करता है कि जो किस बंदे को दिया। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दिया है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया, उसमें भी एविडेंशरी वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन उसमें क्या है चीज़ें कम प्रूव करनी पड़ेंगी। लेकिन पुलिस वाले को दिया हुआ तो उसमें चीज़ें ज़्यादा प्रूव करनी होगी, लेकिन एविडेंशरी वैल्यू में फ़र्क नहीं है। तो डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस के ऊपर, और इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन इस तरह से होगा तो वो इस तरह से माना जाएगा। ये डिपेंड करेगा केस टू केस, उस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। तो आज डाइंग डिक्लेरेशन आपका हो चुका है। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे लिख सकते हो, मैं उनको देखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।